कैसे हो? बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। वो हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो हमारा राष्ट्र तुम्हारा जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। साथियों, कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग शांति के साथ बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से शांति के साथ अपने स्थान पर बैठे। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, माननीय सांसद जी से, वो आए और अपने विचार आपके समक्ष रखें। हाँ बैठो, खड़े रहो यार, खड़े रहो यार थोड़ा। आ जाओ ऊपर, आ जाओ यार, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सामने वाला खड़ा हो जाता है। महाराजा लाखन पासी की ये क्रांतिक धरती लखनऊ, और लखनऊ में यहाँ उपस्थित हक वंचित कमजोर समाज के बुद्धिजीवी लोगों, प्यारी बहनों, छोटी बच्चियों, प्यारे भाइयों, सम्मानित मुझसे उम्र में बूढ़े सम्मानित साथियों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ बुलाया, और जब से मैं कार्यक्रम में आया मैंने बहुत अच्छे विद्वानों की बातों को यहाँ सुना। मैंने उनमें से कुछ बातों को नोट भी किया है। मैं अपने विद्वान साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, उनके द्वारा की कही गई हर एक बात को हम लोग अपने पार्टी के विभिन्न पटलों पर लागू कराने का और उन विचारों को संकलित करने का काम हम लोग करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि जिनको हम महापुरुष मानते हैं वो जाति धर्म के आधार पर महापुरुष नहीं होते, वो कर्म के आधार पर होते हैं। और हम उनको जीवित रहते महापुरुष की श्रेणी में नहीं मानते। उनके पूरे जीवन का आकलन समाज करता है, चिंतन करता है, और उनके कार्य के आधार पर समाज में उनके योगदान के आधार पर उनको महापुरुष माना जाता है। एक बहुत लंबी लाइन है जिनमें संत हैं, गुरु हैं, समाज को बंधुत्व भाईचारा देने वाली एक श्रृंखला है जो भगवान बुद्ध से शुरू होती है। फिर संत रैदास, गुरु कबीर, गुरु नानक, भगवान वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, गुरु घासीदास, और गुलाम भारत में
जो सामाजिक परिवर्तन के पुनः आंदोलन के जो नेता रहे, कुछ लोग उनको महात्मा कहते हैं, लेकिन मैं उनको राष्ट्रपिता कहता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले। अभी उनकी एक मूवी भी आप लोगों के सामने है और लखनऊ में हमारे साथियों ने देखी भी है। वो मूवी जब आप देखेंगे तो बहुत सारे दर्पण जो है, चित्रण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि देश की सामाजिक व्यवस्था क्या है और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए कितना प्रयास करना है। यह जो आज इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, आसानी से नहीं मिला। जिन्होंने नारियों को, कमजोर वर्गों को, हाशिए पे गिराए गए, दबाए गए लोगों को मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए भारतीय संविधान के को रचने का काम किया, लिखने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर तो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जिनका मान सम्मान है। क्योंकि मैं अभी यूएस ट्रिप से लौटा हूं और अभी मैं एक और ट्रिप पर जाऊंगा 2 दिन के लिए। वहां सब जगह पर वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम करते हैं। आप ये समझिए कि दुनिया में रहने वाले लोगों पे कहां समय है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को वो यहाँ से बुला के चाहते हैं कि मैं उनके आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊं। तो आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कभी देश में कितना था। फिर सामाजिक परिवर्तन किसी एक प्रदेश, देश का एक एरिया तक सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़ा श्रृंखला है जिनमें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी देखते हैं, जिनमें हम महामना राम वर्मा जी को भी देखते हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती को भी देखते हैं, सर छोटूराम को भी देखते हैं, पीवी पेरियार रामानाथ स्वामी को भी देखते हैं, प्यारेलाल यादव को भी देखते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के मैं जीवन से बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि एक आंदोलन में उनको गोली लगी थी और जब मैं अपनी गोली को याद करता हूँ तो उनका जीवन मेरे बहुत याद आता है। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, संतराम बी प्रजापति जी को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को, विजय सिंह पथिक जी को, मान्यवर दीना नाना वाल्मीकि साहब को और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को भी मैं यहाँ श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, जिनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और क्योंकि आज 1 जून है, तो 1 जून 1968 में अर्जक संघ की स्थापना हुई थी और आज 1 जून हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 1 जून में रखने का कारण ही ये था कि हम इतने बड़े पैमाने पे अर्जक संघ के जो प्रमुख हैं उनको सबको याद करें, जिन्होंने अपने जीवन का अपना जीवन बलिदान किया समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए, समाज में चिंतन लाने के लिए। तो अर्जक संघ का स्थापना दिवस है, उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, नीरज पटेल जी का, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं उनके बर्थडे को भी जो है हम आज यहाँ मन से सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए महाराजा बिजली पासी जी को भी याद करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी का, प्रदेश के महासचिव जी का, प्रदेश के और अन्य जिम्मेदार साथियों का जो इस मंच पर उपस्थित है। हमारी बहनें भी, जो बुद्धिजीवी समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, राजभूषण जी, बहुत सारे साथी, अशोक वर्मा जी, सूरज कुशवाहा जी, मैं सभी के नाम उस तरह से, मुनेश भाई, सभी के नाम उस तरह नहीं जानता, मगर मैं मानता हूँ कि जो अगली प्रगति में है या इस मंच पे तीनों चारों पंक्तियों में है, वो समाज का बुद्धिजीवी तबका है। मैं उन सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के आयोजक मंडली में हमारे मुख्यमंत्री प्रभारी सौरभ किशोर जी, अमित गौतम जी, अरविंद राजवंशी जी, छोटे भाई निकेश नानू जी, श्री कृष्ण जाटव जी, डॉक्टर संतोष जी, आदिल नसीम जी, सोहेल सिद्दीकी जी, अनीश गाजी जी, विजय सिंह जी, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ, हमारे मंडल के प्रभारी हैं। और हमारे
सभी 6 जिलों के जो अध्यक्ष हैं, सीतापुर से विश्वजीत चौधरी जी, उन्नाव से राजकुमार गौतम जी, लखनऊ से अजय भारती जी, लखीमपुर से अजय गौतम जी, हरदोई से विनोद गौतम जी और रायबरेली से प्रबुद्ध जन सम्मेलन जी। क्यों? कोई और नाम भी हो सकता था। प्रबुद्ध जन सम्मेलन जी क्यों? तो प्यारे साथियों, जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पे ध्यान रखना पड़ता है। भूतकाल में जो हुआ है, पिछला आंदोलन क्यों फेल हुआ, इस बात पे, वर्तमान में जो चल रहा है इस बात पर, भविष्य में क्या होगा इस बात पे ध्यान रखना परिवार के मुखिया के नेतृत्वकर्ता की और किसी भी संगठन, किसी भी मूवमेंट के आखिरी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हम लोग जब बैठे थे, एक दिन हमारी कोर कमेटी ने चर्चा की तो ये तय हुआ कि हम पे कार्यकर्ता तो तैयार हो गए, और कार्यकर्ता ऐसे नहीं कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो प्रत्यक्ष है। इंजीनियर मोहनलाल जी यहाँ हमारे लिए उपस्थित हैं। ये तर्क संगत है, न्याय संगत है और कार्यशैली के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी के पास ईमानदारी के आधार पर, संघर्ष के आधार पर और समर्पण, थोड़ा सा समर्पण ये जो है पैदा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यदि समर्पण पैदा हो जाएगा तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, लेकिन आज भी मैं इस बात कह सकता हूं कि अगर किसी पे ईमानदार संघर्षशील कार्यकर्ता है तो वो आजाद समाज पार्टी की ईमानदारी है। इसके अलावा कोई पार्टी, कोई संगठन ऐसा नहीं। बस इनको करना क्या है, इनको दिशा देने का काम हम बुद्धिजीवी लोगों को करना है। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन क्यों? ये चर्चा हुई कि ऊर्जा तो तैयार हो गई है, एनर्जी तो तैयार हो गई, अब इसको शेप देंगे, इसको डायरेक्शन देंगे। तो डायरेक्शन कौन दे सकता? समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। समाज में संविधान की वजह से 10-12-15% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में 10-12-15% लोग तैयार हुए और बाकी उसी समाज का 80-85% समाज, 90% समाज हासिल है। तो ये जो 10-12-15% लोग तैयार हो गए, नौकरी में गए, रोजगार के, जिनको, ये कौन लोग हैं? जिनको दोनों टाइम का भोजन आसानी से मिलता है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनके पास चलने के लिए साधन है, जिनको अगर वो 10 दिन काम पे ना जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी कि घर में रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, फीस के पैसे कहाँ से आएंगे, तेल के पैसे कहाँ से आएंगे। ये 10-12-15% समाज जो तैयार हुआ है, ये जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। और एक 80-85% समाज वो है जो सुबह उठता है, खेतों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, कंपनियों में काम करता है, बिल्डिंगों में काम करता है, मैला उठाता है, तमाम तरह की मुसीबत को करता है, कुछ की दुकानों पर काम करता है और सुबह जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है और थका हारा शाम में घर आता है और आके जो जिस तरह का भोजन तैयार हुआ है उसको खा पी के सो जाता है। उसको नहीं पता देश में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम इकोनॉमिक रूप से कहाँ हैं, हम सांस्कृतिक रूप से किस तरह पढ़ रहे हैं, हम धार्मिक रूप से किस तरह पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन में कहाँ हैं, हम अंडर स्ट्राइक में कहाँ। उसको कोई मतलब नहीं सब चीजों से। उसको एक चीज पता है कि हम पैदा हो गए और वो ये सोचता है कि हम पैदा हो गए, किसी तरह से हमारा जीवन पूरा हो जाए बस, और हम वापस जो है जहां से आए वहां चले। तो ये जो 80-85% समाज है, इसको तैयार कौन करेगा, इनको रास्ता कौन दिखाए?
तो कुछ पार्टियां तो प्रबुजन सम्मेलन कराती हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाली पार्टियां हैं, वो मनुवाद को मानने वाली पार्टियां। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा, सीधी बात। उनका मानना है कि अभी भी देश में एक जाति प्रबुद्ध है, एक ही जाति ज्ञानवान है, एक ही जाति जो नेतृत्व कर सकती है, एक ही जाति जो रास्ता दिखा सकती है। मेरी इस बात से असहमति, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मेरी इस बात से असहमति। मैं मानता हूं कि जब रेस की लाइन एक होगी और फिर आप कंपटीशन करा लो, फिर आपको पता लगेगा कि कौन बुद्धिजीवी है, कौन प्रबुद्ध है, किसमें कितनी क्षमता है। अभी तो देश गैर बराबरी की जड़ों में जकड़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, ताजे उदाहरण, 4-5 दिन पुराने उदाहरण। मेरी 4 बच्चियों से बात हुई, एक रैगर समाज से थी, एक वाल्मीकि समाज से थी, 2 जाटव समाज से, राजस्थान में। हाई स्कूल या 10th का उनका रिजल्ट आया भाई, नंबर 99.83, 99.53, 95.67, 93.64। और मैंने उनके घर के हालात देखे, एक बच्ची के फादर सरकारी नौकरी में, बाकी 3 हाशिए पे हैं। एक के फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, एक बच्चे उससे फादर छोटा मोटा वहां काम करते हैं, एक बच्ची जब किसी कल उससे बात हुई, उसके फादर नहीं, मैंने उससे पूछा कि बिटिया पापा क्या करते हैं, तो वो रोने लगी। तो मैंने मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो मुझे पीछे से किसने कहा कि पापा नहीं। तो मैंने पूछा माँ क्या करती है, और फिर भाव हुई, मुझे अंदर भय हुआ कि भाई क्या मतलब माँ है। तो पता लगा कि माँ जो है वो सफाई कर्मचारी का काम करता है। अब आप ये महसूस करके देखो, मैं उसी घर को दर्पण बनाता हूं जिसकी मां सफाई कर्मचारी का काम करती है और सुबह मैला उठाने के लिए लग जाती है और वो मुझे पानी देना, शाम के समय लौटती है। उस परिवार की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी कैसे होगी, जिसके फादर ना हो उसकी क्या हालत हो गया सोच।